मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। आज मैं आपके लिए पॉलिटी का थर्ड जो है पार्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का थर्ड पार्ट लेके आई हूँ। इसमें जो हम बाकी बचे हुए एक इंडियन काउंसिल एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उनको डिस्कस करेंगे। हमारी फर्स्ट और सेकंड वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। प्लीज आप इसको एक सीरीज में ही देखें। पहले पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 देखें, देन ही उसको पार्ट 3 को आप देखिए, तभी उसके एमसीक्यू सॉल्व करिए। एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले हम जो है पहले एक्ट को डिस्कस करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फीचर्स को डिस्कस करते हैं। फीचर डिस्कस करने के बाद ही एमसीक्यूज को सॉल्व किया जाता है। तो आप भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए, आप अपने फीचर्स को समझें, फिर ही एमसीक्यूज को सॉल्व करें। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 3, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। जो हमारा पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने 1717 रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1793 से लेके, सॉरी 1773, नॉट ए 93, यहाँ पे 73 आएगा। ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ। 1773 से लेके ये आपका 1813 तक का था, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट था उसके अंदर 1833 से लेके 1892 तक था। एंड देन जो पार्ट हमारा थर्ड है ये हमारा 1909 से लेके 1947 तक जो है वो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 3, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें आज जो पहले सबसे पहले बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है। पहले अगेन इसके हम फीचर डिस्कस करेंगे, फिर ही एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं पहले फीचर्स की। फीचर्स, ठीक है जी। इसका जो फर्स्ट फीचर रहा वो ये रहा कि इसको मॉर्ले मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, ठीक है जी। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है बिकॉज जो ये मॉर्ले था ये उस टाइप का सेक्रेटरी था, और जो ये मिंटो था ये उस टाइप का वॉइस रॉय था। हाँ जी, ठीक है, सेक्रेटरी था और ये वाइसरॉय था। इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो ये है, नेक्स्ट फीचर, कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, सेंट्रल प्लस प्रोविंशियल दोनों की बात की जा रही है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट पे लिख देती हूँ कि हमने यहाँ पे सेंट्रल प्लस प्रोविंशियल दोनों की बात की है। इनका जो साइज था वो इंक्रीज कर दिया गया था, साइज इंक्रीज कर दिया गया था। और ये कितना कर दिया गया था, पहले ये 16 था तो 16 से बढ़ा के ये 60 कर दिया गया था, ठीक है जी। अगेन याद रखना, हमारे यहाँ जो हमने पहले बात की थी कि 1853 के अंदर कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग कर दिया गया था। दो काउंसिल जो थी वो बना दी गई थी। उसी तरीके से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके जो मेंबर्स थे उनको इंक्रीज किया गया था, ठीक है, पहले हमने जो बढ़ा है। उसके बाद यहाँ पे 1909 में फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के ही मेंबर्स को जो है वो इंक्रीज किया जा रहा है। अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये है उनकी बात नहीं हो रही, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। और इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो बढ़ा दी गई थी, मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई थी, वो कितनी कर दी गई, 16 से 60, 16 से 60 कर दी गई, कि अब ये धीरे धीरे उस चीज को बढ़ावा दे रहे थे उन्होंने, वो जो थी उनकी साइज़ था उनका वो इंक्रीज़ कर दिया था। इसके साथ जो इसका नेक्स्ट फीचर रहा है वो ये है कि यहाँ पे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको अच्छे से लिख देती हूँ। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसमें जो मेजॉरिटी रखी गई, ठीक है? इसमें जो मेजॉरिटी रखी गई, वो ऑफिशियल पर्सन्स की मेजॉरिटी थी, ठीक है? हम ये कह सकते हैं कि जो व्हाइट थे उस टाइम के जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है? उनकी मेजॉरिटी थी। और जो अगर हम बात करें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें क्या किया गया, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या किया गया कि जो नॉन ऑफिशियल जो इंडियंस थे जिनको जो हमने पढ़ा है 1892 में कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है उनको नॉमिनेट जो है वो किया जाएगा, ठीक है, इंडियंस को मौका दिया जाएगा। तो नॉन ऑफिशियल पर्सन्स की मेजोरिटी जीत वो थी, ज्यादा थी, ठीक है। प्रोविंशियल्स में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी ज्यादा थी, और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसमें मेजोरिटी जो थी वो ऑफिशियल पर्सन की थी, ठीक है जी। इसके अलावा क्या किया गया, यहाँ पे जो डेलिब्रेटिव फंक्शंस हैं, ठीक है,
डेलिब्रेटिव, मैं आपको बताती हूँ ये कौन से फंक्शंस होते हैं। डेलिब्रेटिव फंक्शंस, इनको एक्सपैंड किया गया, ठीक है? इनको एक्सपैंड किया गया। जैसे कि अब डेलिब्रेटिव फंक्शन कौन से होते हैं? जैसे बजट है, ठीक है ना? आपने पीछे पढ़ा एक्ट में कि बजट जो है, वो राइट दे दिया गया था कि वो जो बजट है डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? 1892 में हमने था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर दी गई थी कि वो अपने बजट को डिस्कस कर सकते हैं उनको, ठीक है? तो वैसे ही डेलिब्रेटिव फंक्शन को एक्सपैंड करने का मतलब है कि जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं, ठीक है? वो मेंबर्स जो हैं वो बजट में पूछ सकते हैं। तो इस तरह के जो फंक्शंस थे, डेलिब्रेटिव फंक्शंस थे, उनको बढ़ाया गया, उनको एक्सपैंड किया गया। इसके अलावा जो इस एक्ट में किया गया है वो ये है कि एक सेकंड में, कि फर्स्ट टाइम जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, हमने अभी पढ़ा कि जो हमारी साइज बढ़ा दिया गया था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ा दिया गया था। बट यहाँ पे क्या किया गया, पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियन को एसोसिएट कर दिया गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट करते थे, वहां पे भी इंडियंस को एसोसिएट कर दिया गया, उनको मौका दिया गया। ठीक है जी। तो जो फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ये ज्वाइन किया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपीएस, ठीक है, उनको बोला जाता था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। ये फर्स्ट इंडियन थे, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ज्वाइन की थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, फर्स्ट इंडियन, एसपीएस, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। उसके अलावा कि ये, हाँ, जो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ लॉ मेंबर, एज अ लॉ मेंबर, क्योंकि आपने पढ़ा है कि हमने पोर्टफो जो लॉर्ड कैनिंग था, उसने पोर्टफोलियो सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया था, तो उसपे एक डिपार्टमेंट्स बना दिए गए थे। तो उसी तरीके से लॉ मेंबर, ये जो लॉ थी, ठीक है, उनका जो मेंबर बना दिया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो फर्स्ट इंडियन था, दैट इज कॉल्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसके अलावा क्या किया गया, इनमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम, इस कॉन्सेप्ट को लाया गया। ठीक है, यहाँ पे मैं इरेज करके लिख देती हूँ आपको। एक से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये इसमें क्या था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में क्या था कि जो मुस्लिम्स हैं, ठीक है, मुस्लिम जो होंगे, अगर कोई मुस्लिम वोटिंग में पार्टिसिपेट करता है, पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस ठीक है, फर्स्ट टाइम, ये भी फर्स्ट टाइम किया गया था, दैट इज कम्युनल कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम किया गया था। इसमें था कि अगर कोई मुस्लिम वोटिंग में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, तो वो अपनी जो उसको जो है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही वोट डाल सकते हैं, ओनली मुस्लिम, ठीक है, ओनली मुस्लिम ही थे जो वोट डाल सकते थे। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम। इसके अलावा क्या किया गया कि जो फादर, हाँ, अगर आपको पूछा जाए कि फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम, तो ये इसका फादर कौन है, तो आप क्या बताओगे, इसका फादर है, दैट इज कॉल्ड लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो है वो इनके फादर रहेंगे। ये क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि सिर्फ मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट डाल सकता है। तो आप ये देखिए कि जो हमारी भावना थी इंडियंस और मुस्लिम्स की, हिंदू और मुस्लिम्स की, ठीक है, हम हिंदू वर्ड यूज कर सकते हैं, हिंदू और मुस्लिम की जो भावना थी वो यहाँ से ही जो है, हम कह सकते हैं कि इनकी वजह से ही जो था वो डिफरेंसेस आने, क्लैशेस होने स्टार्ट हुए थे। तो फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकता है, रिप्रेजेंटेशन, उसका नाम क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो। और मिंटो क्या था उस टाइम पे, वॉइस रॉय था, वॉइस रॉय, ठीक है जी। तो ये इसका लॉर्ड मिंटो था। नेक्स्ट से इन्होंने क्या किया कि अब जो मुस्लिम को उन्होंने कम्युनल सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया कि मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम ही वोट डाल सकते हैं, सबको वो अपना-अपना जो थे वो क्या कहते हैं उसको, रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे। तो उसी तरीके से जो अलग-अलग रिप्रेजेंटेशन बाकी लोग भी जो थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें भी अलग-अलग रिप्रेजेंटेशन मिले। तो जो इसमें फीचर नेक्स्ट ऐड किया गया वो ये कि इन्होंने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसीज, इन्होंने क्या किया, जो बाकी प्रेसिडेंसीज थी, जैसे कि कॉर्पोरेशंस हो गई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, मैं यहाँ लिख ले रही हूँ, कॉर्पोरेशंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स,
यूनिवर्सिटीज और जमींदार, ठीक है, इन लोगों को भी जो था वो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन जो थी वो दी गई थी, ठीक है जी। तो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वो दे दी गई थी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन किन किन को, कॉर्पोरेशंस को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, यूनिवर्सिटीज को, जेबीदास को, तो इनको भी क्या दी गई थी, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। ये सब किया गया था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब हम इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। तो पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है, विच एक्ट इज नॉन एज चैम्बर ऑफ, सॉरी, विच एक्ट इज नॉन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, किस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोला जाता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हमने अभी रीड किया कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है, 1909, इससे सेकंड ऑप्शन में आपका राइट हो जाता है। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोला जाता है, ठीक है, मॉर्ले मिंटो। और जो मॉर्ले था वो उस टाइम का सेक्रेटरी था, और जो मिंटो था वो उस टाइम के वॉइस रॉय थे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड इन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज था, उनके मेंबर्स का साइज था, वो इंक्रीज कर दिया गया था, ठीक है। पहले जो था वो कितना था, 16 मेंबर्स का था, इंक्रीज करके वो कितना कर दिया गया था। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज 60, सेकंड 50, थर्ड 96 एंड फोर्थ वन इज 16। ऑप्शन कितना, पहले 16 था, उससे इंक्रीज करके हमारा कितने कर दिए गए थे, 60, ठीक है। तो दैट इज योर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है, कौन सा फीचर नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, नहीं है वो देखना है। पहला देख लेते हैं, इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है जी। सेकंड, इट अलाउ नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दिनकर राव became the first big Indian in executive council of the viceroy, या फोर्थ वन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, इट रिटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हमने इसमें क्या पढ़ा था कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एक आपकी प्रोविंशियल प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें जो है आपकी मेजोरिटी रहेगी वो ऑफिशियल पर्सन की रहेगी, और इसमें जो आपकी मेजॉरिटी रहेगी वो किसकी रहेगी, वो नॉन ऑफिशियल पर्सन की रहेगी। यही पढ़ा था, ठीक है जी। तो यही उसने बोला हुआ है, इट रिटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेकंड है, इट अलाउड द नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो हमने अभी डिस्कस किया कि प्रोविंशियल में जो मेजॉरिटी थी वो नॉन ऑफिशियल की थी, तो इससे ये भी करेक्ट हो जाता है। थर्ड, दिनकर राव बिकम फर्स्ट इंडियन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वॉइस रॉय, तो यहाँ पे ये चीज गलत है। हमने क्या डिस्कस किया था कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एसपीएस, ठीक है। तो हमें क्या बोला था, विच वाज नॉट अ फीचर, तो कौन सा फीचर नहीं है, तो उसके हिसाब से जो आपका आंसर आएगा वो कौन सा था, दैट इज कॉल्ड थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिनकर राव नहीं, यहाँ पे सत्येंद्र प्रसाद जो सिन्हा थे, ठीक है, वो थे हमारे फर्स्ट। तो ये आपका जो था ये वाला दिनकर राव, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रॉइड, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो जो ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, ये 1909 में किया गया था, कम्युनल इलेक्ट्रॉइड। इसमें ये जो कम्युनल इलेक्ट्रॉइड था, ये मुस्लिम्स के लिए था कि अगर कोई मुस्लिम वोटिंग में खड़ा होता है तो उसको जो वोट है वो भी ओनली मुस्लिम ही देगा, ठीक है। तो 1909 में, और इसका फादर कौन था, ऑप्शंस देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी, सेकंड लॉर्ड मिंटो, थर्ड लॉर्ड मोरले, एंड जो लास्ट था वो विलियम बेंटिंग था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, दैट इज लॉर्ड मिंटो, ठीक है। तो ये करेक्ट है, इसका आंसर ही है। और जो लॉर्ड मिंटो थे वो कौन थे, वो हमारे वाइसरॉय थे, कब, 1909
9 में। और जो लॉर्ड मॉर्ले थे वो कौन थे? सेक्रेटरी 1909 में। और जो विलियम बेंटिक थे, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि विलियम बेंटिक जो थे, वो फर्स्ट कौन थे? ठीक है? मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ, आपको इसके ऑप्शंस दे देती हूँ। वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, फर्स्ट वाइसरॉय थे। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि जो विलियम बेंटिक थे, वो हमारे फर्स्ट कौन थे? ठीक है जी? ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। Next is true statement about communal representation under Indian Council Act of 1909। ठीक है, तो हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट इज दिस इज द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ओनली फॉर मुस्लिम। सेकंड, लॉर्ड मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। थर्ड, अंडर दिस एक्ट मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स, या ऑल ऑफ द अबव। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन, ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आई थी वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए ही आई थी। सेकंड था कि जो लॉर्ड मॉर्ले था वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि लॉर्ड जो मॉर्ले था वो सेक्रेटरी था और जो मिंटो था वो वाइसरॉय था। ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड इज अंडर दिस एक मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। ये हमें अभी डिस्कस किया कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में था भी क्या, कि जो अगर कोई मुस्लिम वोटिंग के लिए पार्टिसिपेट करता है तो उसको सिर्फ मुस्लिम ही वोटर्स वोट दे सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस करेक्ट है, तो इससे हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तो दिस इज लास्ट वन, बिल्कुल करेक्ट होगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन इज ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1919। ठीक है, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट है 1919। ठीक है, इसके बारे में पहले जो नया एक्ट है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1990, ये आपका नया एक्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी है। ऑफ इंडियाज एक्ट 1990 के कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, उसके बाद ही इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसके फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। फीचर्स, इसके फीचर्स, इसमें क्या हुआ था कि अगस्त 20 1970 को ब्रिटिशर्स ने पहली बार एक डिक्लेयर किया था। ठीक है, यहाँ पे मैं डेट मेंशन कर देती हूँ, दैट इज फर्स्ट, जो इसका फीचर है वो ये रहेगा कि फर्स्ट अगस्त 20, ठीक है, अगस्त 20 1917 को फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आएंगे। इस एक्ट के तहत ये बोला गया कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, हम जो भारत में वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आएंगे। और इस एक्ट को मोंटेग्यू टेम्पलेट फूड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। ठीक है जी। और जो यहाँ पे मोंटेग्यू था, ये सेक्रेटरी था, और जो चैंसलर फोर्ड था ये यहाँ का वॉइसरॉय था। ठीक है, तो इसको मोंटेग्यू चैंसलर रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। और इसका फीचर एक ये रहा कि इसमें जो सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, इनके सब्जेक्ट्स को, इनके जो लिस्ट है, सब्जेक्ट लिस्ट है, उनको डिफरेंशिएट किया गया। ठीक है, उनके जो सब्जेक्ट्स है जिन पे वो काम करेंगे उसको सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, किन किन सब्जेक्ट पे सेंट्रल काम करेगी और किन किन सब्जेक्ट पे प्रोविंशियल काम करेगी, ये जो थी उन दोनों को चीजों को सेपरेट कर दिया गया। उसके बाद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको भी आगे दो सब्जेक्ट्स में डिफाइन किया जाता है कि उनके कौन कौन से ऐसे दो सब्जेक्ट्स थे जिनमें प्रोविंशियल जो थी गवर्नमेंट थी उसको बांटा गया। तो जिसका पहला सब्जेक्ट था वो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे, और जो दूसरे सब्जेक्ट्स थे वो हमारे रिजर्व सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, पहले जो थे हमारे प्रोविंशियल्स के, एक थे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, और जो दूसरे थे वो थे हमारे रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये जो काम है वो भी जो एडमिनिस्ट्रेट करेगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट करेगा वो भी, वो तो गवर्नर करेगा। ठीक है, वो गवर्नर ही करेगा जो स्टेट का होगा।
अगेन सेम यहाँ पे भी जो एडमिनिस्ट्रेट है वो तो गवर्नर ही करेगा। ठीक है, ये दो तो चीजें तो दोनों में कॉमन थी। इनमें डिफरेंस क्या था कि जो रिजर्व सब्जेक्ट्स है, इसकी जो काउंसिल है, गवर्नर की जो काउंसिल है, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, हम बेसिकली वर्ड यूज करते हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को कोई भी उसके लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, देयर इज नो रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, नो रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट मीन्स कि कोई भी लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो उनसे पूछताछ नहीं कर सकती, ना इनको ये जवाबदेही, हम जो वर्ड यूज कर सकते हैं, ये जो है वो उनके लिए जवाबदेही नहीं है। नो रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो भी गवर्नर या उसकी काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल कोई फैसला ले रही है, तो उसके ऊपर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कोई जवाब नहीं मांग सकती, ना ही एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है वो उसको जवाबदाही है उस चीज के लिए। और जहाँ ट्रांसफर सब्जेक्ट्स की बात करें, जो इसमें सब्जेक्ट्स होंगे, उसपे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होगी इसके लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे जो थी वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल थी, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है जी, तो यहाँ पे इन दोनों में फ़र्क जो था वो दोनों में ये रहा कि, और जो ये ड्यूल जो था यहाँ पे गवर्नेंस थी, इस जो ये वाली ड्यूल चीज़ थी, ठीक है ना? जहाँ पे एक तो जो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, दूसरे जो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, इसमें जो कॉन्सेप्ट निकल के आया, ठीक है? इसमें जो कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ उसका नाम है डायरार्की, डायरार्की। और पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो डायरार्की कॉन्सेप्ट है, वो कौन से एक्ट के तहत जो है वो बोला गया। तो या उसका कॉन्सेप्ट जो है वो निकल के आया, तो हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ एक्ट 1919 के अंदर जो कॉन्सेप्ट था वो डायरार्की, वो यहाँ से आया। ठीक है जी? जिसको हम ये कह सकते हैं ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि जहाँ पे एक जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिस्पॉन्सिबल है और जो दूसरी है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 में निकल के आया। उसके अलावा जो इसके फीचर्स रहे हैं इस एक्ट के, वो ये है कि इसमें फर्स्ट टाइम एक बाइकैमरलिज्म जो वो थी वो इंट्रोड्यूस की गई। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाय कैमरलिज्म, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारी जो बाइकैमरलिज्म है, हम अभी भी जो हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बाय, और बहुत सारी ऐसी प्रोविंशियल स्टेट्स भी है जहाँ पे विधान परिषद, विधानसभा है। तो जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार जो बाइकैमरलिज्म था वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 में लेके आए, और साथ में डायरेक्ट इलेक्शन। ये जो दो-दो कॉन्सेप्ट थे, या आप ये देखो, ये वही तो लीगल फ्रेम है जिसकी मैं बात कर रही थी, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ है, वो इन्हीं लीगल फ्रेम्स के जो बैकग्राउंड है, उन्हीं से रेडी हुआ है। तो किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने से पहले उसका बैकग्राउंड क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें वहीं से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1999 के टाइम से ही निकल के आई हैं। इसमें जो बाइकैमरल में बनाया गया था, एक तो अपर हाउस बनाया गया था, ठीक है? और एक था हमारा लोअर हाउस। जो अपर हाउस था उसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट। और जो हमारा लोअर हाउस था उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता था, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है जी। और इनके जो इलेक्शंस होते थे, जो मेजॉरिटी इलेक्शंस, ठीक है, नॉट सारी पोस्ट की जो मेजॉरिटी इलेक्शंस होते थे वो डायरेक्ट इलेक्शन से पोस्ट किए जाते थे, डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है जी। उसके अलावा क्या किया गया कि जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स थे, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा कि जो पीछे वाले एक्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें जो 6 मेंबर्स रहेंगे वो हमारे, उसमें से जो 3 मेंबर्स हैं वो इंडियन रहेंगे, पर वो जो इंडियंस हैं वो कमांडर इन चीफ नहीं बन सकते, ठीक है जी। तो मैं यहाँ फीचर लिख देती हूँ कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है, उसके टोटल 6 मेंबर्स होंगे, ठीक है, उस काउंसिल के। और उस काउंसिल में जो 3 मेंबर्स हैं वो इंडियंस होने चाहिए, ठीक है, 3 मेंबर्स जो हैं वो इंडियन होने चाहिए। बट जो ये 3 मेंबर्स हैं, ठीक है, ये जो 3 मेंबर्स हैं,
ये कमांडर इन चीफ नहीं बन सकते, ये चीज़ याद रखना। इंडियंस जो है वो कमांडर इन चीफ नहीं बन सकते, ठीक है जी? इसके अलावा जो इसका फीचर नेक्स्ट वो रहा कि इसमें जो क्रिएट किया गया न्यू ऑफिस, जो नई पोस्ट या न्यू एक ऑफिस बनाया गया जो जहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठता था, ठीक है? इंग्लैंड में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे जो कैबिनेट थी, वहाँ पे जो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसकी वहाँ पे एक हाई कमिश्नर, ठीक है? तो ये न्यू जो था वो क्रिएट किया गया था हाई कमिश्नर। मैं यहाँ राइट डाउन कर देती हूँ, क्रिएट न्यू ऑफिस, ठीक है? हम ये लिख सकते हैं, क्रिएट न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर। ठीक है, जो ठीक है, ये कहाँ किया गया, ये एसओएस जो हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था लंदन में, जहाँ ये बैठता था, तो वहाँ पे हाई कमिश्नर जो थी एक क्रिएट की गई, न्यू पोस्ट क्रिएट की गई। उसके अलावा इसमें क्या किया गया कि 1926 के अंदर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया गया। ठीक है जी? तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया गया और इसके फीचर क्या रहेंगे कि फर्स्ट टाइम जो प्रोविंशियल्स थी, ठीक है, उनको अपना बजट इनेक्ट करने की परमिशन दी गई, बजट इनेक्ट करने की परमिशन दी गई। पहले जो बजट हमने पढ़ा था वो सिर्फ सेंट्रल जो है वही पेश कर सकती थी, ठीक है, वही अपना बजट ला सकती थी। बट इस एक्ट के अंदर जो पहली बार जो प्रोविंशियल्स है वो जो है बजट सेट अपना इनेक्ट जो है वो कर सकती है। ठीक है जी? इसके अलावा इसमें जो किया गया दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या हुआ कि ये जो एक्ट था गवर्नमेंट एक्ट 1999, इसकी इंक्वायरी बिठाने के लिए, इसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कि इस एक्ट के अंदर जो-जो चीज़ें हमने की थी, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही, क्या उनका रिकॉर्ड रहा। तो ब्रिटिशर ने एक जो थी कमीशन बिठाई, ठीक है? और वो जो कमीशन थी, वो 10 साल बाद इसकी रिपोर्ट देगी। ये एक्ट 1999 में आया, तो वो 10 साल बाद यानी कि 1929 में एक रिपोर्ट तय करेगी कि क्या-क्या जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ एक्ट से निकल के आया। ठीक है? पर हुआ क्या, इन्होंने एक कमीशन बिठाई थी जिसका नाम था स्टैट्यूटरी कमीशन। स्टैट्यूटरी कमीशन ये क्या करेगी, ये इंक्वायर करेगी, ठीक है, ये इंक्वायर करेगी, इस चीज को इंक्वायर करेगी कि गवर्नमेंट ऑफ जो वर्किंग है वो कैसी रही, अबाउट वर्किंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और जो ये रिपोर्ट थी ये आफ्टर 10 इयर्स, ठीक है, यहाँ पे मैं हर एक पॉइंट क्लियर करते जा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, आप अपने नोट्स बना सकें, उसको अच्छे से पढ़ सकें। तो 10 साल के बाद जो था वो अपनी रिपोर्ट जो तैयार करने वाले थे। बट हुआ क्या? हुआ ये कि जो वो 10 साल बाद रिपोर्ट आने वाली थी, वो ब्रिटिशर्स ने बोला कि वो 2 साल पहले ही वो रिपोर्ट जो है वो आ जानी, मतलब वो तैयार कर दी जाए। ठीक है? तो इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए, ठीक है? मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ये वाला डन हमने कर लिया है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। हुआ ये कि नवंबर 1927 में 2 साल पहले ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने अनाउंस किया और अपॉइंट किया 7 मेंबर्स, 7 मेंबर्स की कमीशन अपॉइंट की, स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट की, जिसका जो चेयरमैन था, वो कौन था? वो था सर जॉन साइमन। इसीलिए इस कमीशन का नाम भी क्या पड़ गया? साइमन कमीशन। ठीक है जी? ये आप रिलेट कर पाओगे अपनी मॉडर्न हिस्ट्री वाले चैप्टर से भी। ठीक है? ये उसी की बात कर रहे हैं कि साइमन कमीशन जो था वो 1927 में आया। अब हुआ क्या कि जो ये कमीशन थी, ये अब भारत आई, ठीक है? इसने क्या किया, इसके सारे मेंबर्स जो थे, जो साइमन कमीशन के मेंबर्स थे, वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। ठीक है? उनमें कोई भी इंडियन नहीं था। कोई भी इंडियन नहीं था, सारे के सारे कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। तो इस बात से इंडियंस बहुत नाराज़ थे कि इस साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन जो है वो नहीं है, ठीक है? कोई भी इंडियंस नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे और इसी वजह से थे जो इंडियन डे था वो इन्होंने इस थी साइमन कमीशन उसे बायकॉट कर दिया। सारी इंडियन पार्टीज़ ने इसे बायकॉट कर दिया और ये जो बायकॉट करने के बाद जब साइमन कमीशन इन पार्टी से कॉन्टैक्ट बना रहा था, तो कोई भी किसी भी इंडियन पार्टी ने उसका साथ नहीं दिया और उसको बायकॉट कर दिया। जब साइमन कमीशन ने देखा कि उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो उसने क्या किया, उसने
1930 में अपनी जो रिपोर्ट थी, साइमन कमीशन रिपोर्ट थी, उसको सबमिट कर दिया। ठीक है? वो सबमिट कर दी और उस रिपोर्ट के अंदर कुछ रिकमेंडेशंस दी, ठीक है? वो रिपोर्ट के अंदर कुछ रिकमेंडेशन दी, जैसे कि उसने ये बोला कि डायरार्की को खत्म किया जाए। ठीक है? अबॉलिशन ऑफ डायरार्की, डायरार्की को खत्म किया जाए। और फिर उसने बोला कि जो प्रोविंशियल्स गवर्नमेंट है, ठीक है? प्रोविंशियल्स गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसको एक्सटेंड किया जाए, ठीक है? एक्सटेंड कर दिया जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सटेंड कर दिया जाए और जो कम्युनल इलेक्टोरेट है, ठीक है? एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें तो उसने इस रिपोर्ट में बोली कि जो कम्युनल इलेक्टोरल है, उसको भी कंटिन्यू रखा जाना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी बातें जो थी उस रिपोर्ट में उसने सबमिट की 1930 को, और ये जो थी सारी बातें उसने बोली इस रिपोर्ट के अंदर। फिर क्या हुआ कि इस रिपोर्ट को कंसीडर करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थी, उसने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी लंदन में, और जो थे हमारे, ये पूरा हमने हिस्ट्री जो जब करेंगे तब प्रॉपर बेसिस को एक्सप्लेन किया जाएगा कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी, उसमें पहले राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल में कौन-कौन गया था, ठीक है? तो ये सारी हम वहाँ डिस्कस करेंगे। तो 3 राउंड जो टेबल थी वो कॉन्फ्रेंस रखी गई। बट लास्ट में जो इसका कंक्लूजन ये निकाला गया, ठीक है? इस रिपोर्ट का, जो रिपोर्ट का एक निचोड़ था, एक कंक्लूजन ये निकाला गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ एक्ट 1935 जो है वो बनाया गया। ठीक है? उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि इसका रिपोर्ट का कंक्लूजन, वो हर एक चीज़ जो इसमें रिपोर्ट में एक इंक्लूड होती है, वो हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ एक्ट 1935 में। ठीक है जी? इसके तहत क्या हुआ, जब साइमन कमीशन में रिपोर्ट सबमिट करा दी, इसके साथ-साथ ही एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है जो कॉन्सेप्ट है वो निकल के आया था, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो इसी के साथ ही वो था कम्युनल अवार्ड। ये थर्ड वन, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हुआ क्या कि अगस्त 1930, आप कर देती हूँ। अगस्त 1932 को हमारा जो उस टाइम पे रामसे मैकडॉनल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अगस्त 92 1932। उस टाइम का जो पीएम था वो कौन था? रामसे मैकडॉनल्ड, ठीक है? ब्रिटिशर्स का पीएम था। वो उसने एक जो जैसे आपको पता है कि उसने कम्युनल इलेक्टोरेट दिया था मुस्लिम्स को देने के लिए उसने जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे वो मुस्लिम को भी दिया था, ठीक है? मुस्लिम्स को तो दिया ही दिया था, बाद में उसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे वो सिख्स, इंडियंस, क्रिश्चियंस, ठीक है? क्रिश्चियंस और जो थे ये इन्होंने एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन, इन सबको जो था वो सेपरेट जो था वो इलेक्टोरेट दे दिया था, ठीक है? सेपरेट दे दिया था। बट ये चाहता था कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट है, ठीक है? उसको भी जो है डिप्रेस्ड है, उसको भी जो था सेपरेट इलेक्टोरेट दे देना चाहिए। तो हुआ क्या कि जो गांधी जी थे वो इस बात से डिस्ट्रेस थे, वो ये कह रहे थे कि ये भारत को तोड़ने की नीति है, कि आप जो स्पेसिफिकली जो शेड्यूल कास्ट हैं, उनको, जो अगर आप उनको भी सेपरेट इलेक्ट, और ब्रिटिशर्स चाहते भी थे कि वो जो इंडियंस हैं उनमें फूट डालें, उनको तोड़े, तो गांधी जी को उनकी पॉलिसी समझ आ गई थी, तो वो उस चीज़ के खिलाफ थे। गांधी जी जो है वो जिसके खिलाफ थे, बट वो उस टाइम पे जो थे उन्होंने एक वो फास्ट पे चले गए, ठीक है? अनशन पे चले गए, अनटू डेथ उन्होंने एक फास्ट किया वहाँ पे, फास्ट अनटू डेथ। तो फास्ट अनटू डेथ किया। तब जो गांधी जी थे वो यादविंदर जेल में थे, ठीक है? हुँ, सॉरी, यहाँ पे वर्ड है यारावाड़ा जेल, पुणे, ठीक है? तो उस टाइम पे जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने गांधी जी से बात की, और जो वो डिप्रेस्ड क्लास की बात हो रही थी कि क्योंकि जो बी आर अम्बेडकर थे वो चाहते थे कि शेड्यूल कास्ट जो है उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, बट गांधी जी इस बात के लिए रेडी नहीं थे। तो उन्होंने बी आर अम्बेडकर से बात की और उन दोनों में एक पूना पैक्ट साइन हुआ था। ठीक है? पूना पैक्ट, जिसके तहत जो रिज़र्व सीट है वो शेड्यूल कास्ट को दी जाएँगी। तो ये सब था आपका कम्युनल अवार्ड। ठीक है जी? अब हम इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एट 1919 के। पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है। हू वाज़ द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ एक्ट 1919? ठीक है? उसपे वाइसरॉय कौन था?
ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट इज लॉर्ड चैमलिसफोर्ड, नेक्स्ट इज लॉर्ड मोंटेग्यू, थर्ड लॉर्ड बिंटो एंड फोर्थ वन इज लॉर्ड मॉर्ले। अगर आपको याद हो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसको मोंटेग्यू चैमसलेट फूड बोला जाता था, रिफॉर्म्स बोला जाता था। ठीक है जी। और जो उस टाइम पे मोंटेग्यू जो पहले वाला होता है वो हमेशा सेक्रेटरी होता है, और जो दूसरे वाला है वो वाइसरॉय होता है। तो इसमें क्या बोला गया हमें क्वेश्चन में कि हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो उस टाइम पे कौन था? लॉर्ड चैमसलेट फूड। और ये मिंटो मॉर्ले, इन केस में जो मिंटो मॉर्ले था, मिंटो जो था वो हमारा, ये भी आपको याद होगा 1919 में हमने डिस्कस किया था। 19 सॉरी 1909, 19 तो 19 ये है। इसमें मॉर्ले जो था हमारा सेक्रेटरी था, और जो ये मिंटो था ये हमारा वॉइसरॉय था। ठीक है, ये हमारे 1909 में थे। और 1919 के अंदर मोंटेग्यू सेक्रेटरी है, और जो चैमसलेट फूड है वो वॉइसरॉय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मोंटेग्यू चैमसलेट रिफॉर्म केम इनटू फोर्स। ठीक है, वो केम इनटू फोर्स कब आए? मोंटेग्यू, जी हमने अभी डिस्कस किया था कि जो मोंटेग्यू चैमसलेट रिफॉर्म था, ये कब रिफॉर्म? मैंने आपको ये बताया था कि ये जो रिफॉर्म है वो 1919 में आए। ठीक है, पर मैंने आपको वहां पे शायद एक चीज स्किप कर दी थी कि ये जो इंडेक्ट आया था, ये जो केम इनटू फोर्स आया था, ये जो एक्ट फोर्स में आया था वो 1921 में आया था। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी पीछे स्किप हो गई थी। आप ये नोट कर लीजिए कि ये जो रिफॉर्म्स थे वो 1919 में आए थे, बट ये फोर्स में कब आए? 1921 में आए। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी रहेगा। ठीक है? 1999 जो 1 था उसमें सिर्फ वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ एक्ट निकल के आया था, और वो केम इंटू फोर्स 1921 में आए थे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ एक्ट ऑफ 1990 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। ठीक है जी, तो पहली स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट, सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट वन इज provincial subjects divided into two parts, that is called transfer subjects and reserve subjects. Third, that is transfer subjects are administered by the governor with the help of minister responsible to the legislative council. ठीक है, और फोर्थ वन इज रिजर्व सब्जेक्ट्स वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है? सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, ये बिल्कुल सही था। ठीक है, इनके जो सब्जेक्ट्स थे उनको सेपरेट कर दिया गया था। आगे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, उसको आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक था ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और दूसरा कौन सा था? रिवर्स सब्जेक्ट्स। तो ये भी करेक्ट है। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स है वो गवर्नर तो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है जी, पर वो अपने काउंसिल मिनिस्टर जो होते हैं वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के। ठीक है जी, तो हमने ये पढ़ा था, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगला है जो रिजर्व सब्जेक्ट्स है वो एडमिनिस्ट्रेट तो करते हैं गवर्नर विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर, बट दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये गलत है। इसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, हमने क्या पढ़ा था कि इसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, दे आर नॉट डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिस्पॉन्सिबल में नहीं थे। ठीक है, नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब इसमें इनकरेक्ट बोला हुआ था, तो इनकरेक्ट के हिसाब से हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपको लिख देती हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, डायरकी। ठीक है, डायरकी, द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर व्हिच एक्ट? तो डायरकी जो ड्यूअल स्कीम थी गवर्नेंस की कब आई थी? कौन से एक्ट के अंदर आई थी? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, थर्ड इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंड फोर्थ इज काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है जी, तो हमने भी पीछे पढ़ा था कि दो सब्जेक्ट्स में जो था वो डिवाइड कर दिया गया था, एक था ट्रांसफर सब्जेक्ट और दूसरा था रिजर्व। तो इसी में ड्यूअल स्कीम निकल के आई थी, तो जिसको डायरकी बोला जाता है। तो ये कौन से एक्ट के अंदर आई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस इन कंट्री? डायरेक्ट इलेक्शन, अगर आपको याद हो हमने भी डिस्कस किया था बाय कैमरलिज्म और दूसरा डायरेक्ट इलेक्शन।
ठीक है? ये किस पे बात की गई थी? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ एक्ट 1919 में की गई थी। ऑप्शंस देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ एक्ट 1919, काउंसिल एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ एक्ट 1858 या काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है? तो ये ऑप्शंस रिपीट हो गया है, अदरवाइज़ इसका आंसर जो फर्स्ट है, ठीक है, 1919। नेक्स्ट इज़ which of the following statement is incorrect about bicameralism? It introduced in Government of India's Act 1990। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता दी है। फर्स्ट आपके सामने है, ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है। ये सॉरी आपकी फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड है, ये आपकी थर्ड है और ये आपकी फोर्थ है। फर्स्ट है, इट इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस वर चूजेस बाय डायरेक्ट इलेक्शन, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर आपको याद हो तो बाइकैमरलिज्म में हमने दो चीज पढ़ी थी, एक अपर हाउस था और एक लोअर हाउस था, और उसकी जो मेजॉरिटी है वो किससे इलेक्ट की जाई थी? वो डायरेक्ट इलेक्शन से ही इलेक्ट की जाएगी। थर्ड वन इज under bicameralism legislature, upper house is called council of state and lower house is called legislative assembly, बिल्कुल करेक्ट है। एंड फोर्थ वन इज all the members chosen indirectly by the British government, तो ऑल द मेंबर नहीं था, कुछ मेंबर्स थे पर मेजॉरिटी जो थी वो डायरेक्ट इलेक्शन से थी। तो इनकरेक्ट बताना है, तो इससे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है जी, फोर्थ ऑप्शन वो करेक्ट हो जाता है, बिकॉज इसमें इनकरेक्ट बताना था, तो मैं इसके आगे लिख देती हूँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following feature is not part of Government of India's Act 1919? ठीक है, not a part. First is three of the six members of Viceroy Executive Council were to be Indian. The second is separate provide separate electorates for Sikh, India's Christians, Anglo-Indians and Europeans. Third one is created High Commissioner for India in Delhi. And fourth one is created High Commissioner for India in London. ठीक है, पहले देख लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है, 6 मेंबर्स थे जिसमें से जो 3 मेंबर्स थे वो इंडियन हो गए, पर ये जो 3 मेंबर्स हैं, ये कमांडर इन चीफ नहीं बन सकते। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा था, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन इनको दिया गया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। आगे उन्होंने बोला है कि हाई कमिश्नर क्रिएट किया गया था भारत के लिए इन दिल्ली, तो ये चीज़ गलत है। वो कहाँ किया गया था? वो लंदन में किया गया था। तो नॉट ए पार्ट ऑफ, यानी कि थर्ड जो है वो इसका पार्ट नहीं है। तो इसके हिसाब से जो थर्ड वन है वो राइट आंसर हुआ। तो ये आपका थर्ड वन इज नेक्स्ट। व्हेन प्रोविंशियल बजट सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल बजट, ठीक है, तो कौन से एक्ट के अंदर जो आपका प्रोविंशियल बजट था वो इनेक्ट किया गया था और उसको सेपरेट किया गया था सेंट्रल बजट से? ऑप्शंस देख लेते हैं। 1919, 1935, 1909, 1947। तो आपका जो ऑप्शन है फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। ये हमने 90 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में डिस्कस किया। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मेंबर्स वर इन साइमन कमीशन? साइमन कमीशन जब बनाई गई थी तब कितने मेंबर्स की एक कमीशन, एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई गई थी? ऑप्शंस देख लेते हैं। 7, 10, 16 एंड 20। अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि इसमें 7 मेंबर्स की एक स्टैट्यूटरी कमीशन जो थी वो बनाई गई थी। 7 मेंबर्स, ठीक है, तो आपका ये करेक्ट है। ओके, आगे आपका स्टार्ट हो जाता है गवर्नमेंट एक्ट 1935। अब हम सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके फीचर्स देख लेते हैं, फिर ही हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अब इसके फीचर्स क्या है? इसमें क्या किया गया, पहले तो एक चीज नोट कर लिए, इसके अंदर जो आपके 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स रहते हैं। ठीक है, 321 सेक्शंस है और 10 शेड्यूल्स है। उसके अलावा इसका जो सेकंड फीचर रहता है वो ये कि इसमें अंदर इंडिया फेडरेशन रखी गई, मतलब एक इंडिया को इकट्ठे, पूरा इंडिया जो है उसको यूनाइट करने का एक इनिशिएट लिया गया, ऑल इंडियन फेडरेशन रखी गई, जिसके अंदर जो प्रोविंसेस थी, प्रिंसेसेस थी, ठीक है, उनकी पावर्स जो थी उसको जो डिवाइड किया गया था वो सेंटर और उसके यूनिट्स में किया गया था। ठीक है, सेंटर और यूनिट्स में पावर को डिवाइड किया गया। कैसे किया गया? इसमें जो थी हमारी बेसिकली 3 लिस्ट बनाई गई है जो आज भी हम देखने को हमें मिलती है कि जिसपे गवर्नमेंट काम करती है। वो 3 लिस्ट कौन-कौन सी है? हमारी जो पहली लिस्ट है वो रहती है फेडरल लिस्ट,
ठीक है? दूसरी जो रहेगी लिस्ट वो आपकी रहेगी प्रोविंशियल लिस्ट। और जो आपकी थर्ड वन है, आपकी जो थर्ड लिस्ट है, वो आपकी है कॉन्करेंट, ठीक है? जो आपकी फेडरल लिस्ट है, उसपे सेंटर वर्क करेगी और जो आपकी प्रोविंशियल्स है, ठीक है? उसपे प्रोविंसेस काम करेगी और जो आपकी कॉन्करेंस लिस्ट है, उसपे ये दोनों काम करेंगी। इसके अंदर जो लिस्ट बनाई गई थी, वो 59 सब्जेक्ट्स की थी, ये 54 सब्जेक्ट्स की और ये 36 सब्जेक्ट्स की थी। तो ये जो पहला कॉन्सेप्ट इसमें लिया गया था, ऑल इंडिया फेडरेशन। और जो इसमें क्या किया गया, इसमें जो रेसिडुअल पावर थी, वो अभी भी पूरी की पूरी वाइसरॉय के पास ही थी। ठीक है? जो रेसिडुअल पावर रहेगी, वो वाइसरॉय के पास ही रहेगी। ठीक है? तो ये जो था हमारा किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ एक्ट 1935। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या इनिशिएट लिया गया था, जो उसका नेक्स्ट फीचर था, वो ये था कि जो डायरार्की जिसकी बात हमने पीछे की थी कि ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ठीक है ना? उसको भी अबॉलिश कर दिया गया था, उसको खत्म कर दिया गया था। तो डायरार्की में आपने अगर आपको याद हो तो हमारी 2 लिस्ट होती थी, एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व्ड। जो ट्रांसफर्ड थी वो इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर, बट जो इसमें काउंसिल होती थी, दे आर नॉट डायरेक्ट रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो रिजर्व थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिस्पांसिबल होते थे। तो इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को अबॉलिश कर दिया, अबॉलिश डायरार्की। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डायरार्की अबॉलिश हुई है, वो किस एक्ट के तहत हुई है, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835, ठीक है? तो अब जो है वो डायरेक्टली रिस्पांसिबल जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के होंगे, जितने भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। नेक्स्ट इसमें किया गया कि जो 1935 से लेके इसमें क्या हुआ कि 19 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ एक्ट 1935 है, इसका एक्ट पूरे 2 साल तक चला, ठीक है? 1935 जो है इसका एक्ट 1937 तक चला, बट आगे 1939 में आके ये डिसकंटिन्यू हो गया जस्ट बिकॉज़ ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है? इसका इम्पैक्ट जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण थोड़ा-सा कम हो गया था। इसके अलावा इस एक्ट में क्या किया गया कि जो टोटल 11 प्रिंसेसेस थी, उसमें से जो हमारे पास उस टाइम पे टोटल 11 11 प्रोविंसेस थी, जिसमें से जो 6 है, ठीक है? उसको बाय कैमरलिज़्म करने को बोला गया, ठीक है? जैसे कि प्रोविंसेस बंगाल है, बिहार है, मद्रास, बिहार, असम, इन सबको जो था वो बाय कैमरलिज़्म का मतलब जानते हैं अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है? ये करने को बोला गया। इसमें से 11 प्रोविंसेस में से 6 को। नेक्स्ट इसमें किया गया कि जो बात की गई थी जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उनको सेपरेट इलेक्टोरल देने की, ठीक है? तो वो इसमें पूरी की गई। जो सेपरेट इलेक्टोरल है किस-किसको? फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट हो गए, ठीक है? आपकी वुमेन्स हो गई और जो आपके लेबर है, उनको भी जो था वो सेपरेट, मतलब इट मीन्स कि ये जो जो गांधी जी थे वो ये चीज़ नहीं चाहते थे। इस चीज़ के खिलाफ जाके जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये किया कि उसको सेपरेट जो इलेक्टोरेट वो ये गांधी जी ये मानते थे कि ये भारत को तोड़ा जा रहा है, ये भारत को तोड़ने की नीति है। नेक्स्ट इसमें क्या किया गया कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से जो 10% हिस्सा है उसको वोटिंग जो थी वो दिया गई, वोटिंग दी गई, ठीक है? 10% पॉपुलेशन को। नेक्स्ट इसमें किया गया कि इस्टैब्लिश किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टैब्लिश किया गया। अगर आपसे पूछा जाए किस एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टैब्लिश किया गया है, तो उसका आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1935, ठीक है जी? जो रिजर्व बैंक का एक्ट था वो हमारा 1934 में आया था और जो केम इनटू फोर्स में आया था ये हमारा 1935 में आया था। ठीक है जी? जो आरबीआई का जो हमारा एक्ट है वो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1935 के तहत आया है। उसके अलावा इसमें क्या किया गया, इसमें एस्टैब्लिश किया गया आपका पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जो थी पहले एस्टैब्लिश इसके अंदर जो थी वो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी एस्टैब्लिश की गई, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी एस्टैब्लिश कर दी गई। जो आजकल इसका नाम है आप देखने को मिलता है, जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका यूपीएससी, ठीक है? और जो हमारा प्रोविंशियल से पब्लिक है वो हमारा पीसीएस, ठीक है? तो यहाँ पे जो एस्टैब्लिश किया गया प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ-साथ हमारा जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी स्टार्ट किया गया, ठीक है? जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी स्टार्ट किया गया। कि एक जो जो 2 ज़्यादा स्टेट्स हैं वो इकट्ठे होके अगर अपना कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहती है तो वो भी कर सकती है फॉर 2 और मोर स्टेट्स, ठीक है? इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस एक्ट में क्या किया गया कि आपका जो फेडरल कोर्ट वो उसको एस्टैब्लिश किया गया। एस्टैब्लिश फेडरल कोर्ट कौन से साल में?
1937 और कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया, इन दिल्ली। ठीक है जी, तो ये आपका सब था गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ एक्ट 1935। अब हम इसके एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट एमसीक्यू इज़ हाउ मेनी सेक्शंस एंड शेड्यूल्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ एक्ट 1935? तो कितने सेक्शंस एंड शेड्यूल्स हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल। सेकंड 289 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स। थर्ड 389 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स एंड फोर्थ वन इज़ 321 एंड 8 शेड्यूल्स। ठीक है जी, तो आपने हमने जब ये स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ एक्ट, तो हमारा ये पॉइंट डिस्कस किया था, तो इसमें कितने सेक्शन थे? 321 sections and 10 schedules. It means first is the right answer. Second question, which feature is not a part of the Governments of India's Act 1935? ठीक है, तो कौन सा फीचर जो है वो नहीं है, नॉट अ फीचर पूछा गया है। ठीक है, इज नॉट पार्ट ऑफ। ठीक है, पहले देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशंस वेयर प्रिसाइजली स्टेट मेंशन्ड। इसको नीचे, ठीक है जी, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशंस वेयर प्रिसाइजली स्टेट मेंशन्ड एज यूनिट्स। ठीक है, और सेकंड इज powers divided between center and units according to three lists. Federal list 59 items, provincial list 54 items, and concurrent list 36 items. Next is residual power given to the viceroy. Next option, abolish diarchy in these provisions. And last is the provision were not allowed to act as a autonomous unit. एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। ये तो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि इसमें जो था फर्स्ट ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी और प्रिंसेस स्टेट को उसमें मेंशन किया गया था। इसमें लिस्ट बनाई गई थी। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं कि लिस्ट बनाई गई थी अकॉर्डिंग टू थ्री लिस्ट थी, दैट इज फेडरल लिस्ट 59 आइटम्स। एक मिनट में इसको ना इरेज कर देती हूँ। ठीक है, फेडरल लिस्ट 59 आइटम्स, आगे प्रोविंशियल्स थी, आगे उसके बाद कॉन्करेंट्स थी 36 आइटम। ठीक है जी, नेक्स्ट इज रेजिडुअल पावर वर गिवन टू द वाइसरॉय। ये भी हमने पढ़ा था कि वाइसरॉय को है जो पावर्स दी गई थी। नेक्स्ट डायरकी को अबॉलिश किया गया था, इसके बारे में भी पढ़ा है। नेक्स्ट है द प्रोविंसेस वर नॉट अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनोमस यूनिट्स। इस चीज के बारे में हमने ये नहीं पढ़ा था कि उनको जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। इवन जो प्रोविंशियल स्टेट्स थी उनको भी एक सिंगल यूनिट को कंबाइन करने के लिए जो ऑल इंडिया फेडरेशन रखी गई थी, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस किया गया था। तो ये इसका जो लास्ट ऑप्शन है, फिफ्थ, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये उसका पार्ट नहीं है, ये हमने नहीं पढ़ा इसके बारे में। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अब हमने अगेन इनकरेक्ट देखनी है। फर्स्ट देख लेते हैं, इंट्रोड्यूस बाइकैमलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, extended the principle of communal representation by providing separate electorate for depressed classes, women and labor. Third, it created Council of India and abolished Government of India's Act. Fourth, extended the franchisee, about 10% of population got voting right. And next last one is establishment of Reserve Bank of India to control currency and credit of the country. ठीक है, तो इसमें से हमने इनकरेक्ट देखना है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था कि जो बाइकैमलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था 11 प्रोविंसेस में से 6 को करना है। नेक्स्ट था ये भी हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने ये एक्सटेंड कर दी थी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट वुमेन्स को, डिप्रेस क्लासेस को, लेबर को। आगे इन्होंने बोला है कि इट क्रिएटेड काउंसिल इन इंडिया एंड अबॉलिश गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट। इस चीज के बारे में हमने नहीं पढ़ा, ना ही किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अबॉलिश किया गया था। एक्सटेंडेड द फ्रेंचाइजेस अबाउट द 10% पॉपुलेशन ऑफ वोटिंग राइट, इसके बारे में भी डिस्कस किया था। और आरबीआई जो थी वो करेंसी को कंट्रोल करेगी। आरबीआई की जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, तो ये भी करेक्ट है। अब इन्होंने इनकरेक्ट बोला था, तो इनकरेक्ट के हिसाब से हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन फेडरल कोर्ट वाज सेट अप इन व्हिच ईयर एंड वेयर? ठीक है, अभी ऑप्शंस देख लेते हैं। 1935 दिल्ली, 1937 दिल्ली, 1919 कोलकाता, 1930 बनारस। तो हमने ये डिस्कस किया था कि फेडरल कोर्ट कब आया था, तो ये 1937 दिल्ली में आया था। इससे सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 1937 दिल्ली। ठीक है जी, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एक्ट है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये नया एक्ट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फीचर्स डिस्कस कर लिए थे, उसके एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए।
ये अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, इसके भी पहले हम फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर ही एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। पहले हुआ क्या 19 इंडिपेंडेंस जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, तो 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश का पीएम था, ब्रिटिश पीएम था जिसका नाम था क्लेमेंट एटली, ठीक है जी? इसने डिक्लेयर किया था कि जो ब्रिटिश इंडिया है, इसने डिक्लेयर किया था कि जो ब्रिटिश इटली में यहाँ पे डबल ई आएगा, ठीक है? इटली, एक मिनट दोबारा अच्छे से लिख देती हूँ, इसका नाम है क्लेमेंट एटली। ठीक है, जैसे डिक्लेयर कर दिया था कि जो ब्रिटिश का रूल है, वो कब खत्म होगा, इसने जो डिक्लेयर किया था कि वो खत्म होगा 30 जून 1948, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। डिक्लेयर कब किया गया था? 20th फ़ेब 1947 को, और रूल कब खत्म होगा? रूल जो ब्रिटिश रूल है, वहाँ पे कब ये रूल ब्रिटिश रूल जो है वो एंड किया जाएगा, वो कब किया जाएगा? 30 जून 1948। मैं लिख-लिख के प्लीज़ एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ, अपने नोट्स बिल्कुल आप साफ बनाइए और एक-एक चीज़ को ध्यान से नोट करिए। फिर क्या किया गया कि जो जो ये रूल एंड होगा, जब 30 जून को ब्रिटिश का रूल एंड होगा, जितने भी ब्रिटिशर्स की पावर है, वो इंडियन हैंड्स में दे दी जाएगी, ठीक है? इंडियन हैंड्स में वो जो पावर है, वो हैंड ओवर कर दी जाएगी उसकी पावर को, ठीक है? तो हुआ क्या, जब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 30 जून 1948 को हम जो है ब्रिटिश रूल का एंड किया जाएगा, इंडियंस पावर दी जाएगी, तो जो मुस्लिम लीग्स थी, ठीक है? मुस्लिम लीग थी, वो चिल्लाने लग पड़ी कि हमें जो है अलग किया जाए इंडियन से, जो कंट्री है उसमें से पार्टीशन डाली जाए। ठीक है? तो उन्होंने अपना जो था एक स्टार्ट कर दिया था मुस्लिम लीग के ने कि हमें अलग पार्टीशन चाहिए, हमें कंट्री में जो है अलग वो चाहिए। तो मुस्लिम लीग ने डिमांड की पार्टीशन ऑफ कंट्री। तो हम ये लिख सकते हैं मुस्लिम लीग डिमांड डिमांडेड कि पार्टीशन ऑफ कंट्री, कि कंट्री की क्या कर दी जाए, पार्टीशन कर दी जाए। देन आफ्टर दैट क्या हुआ कि 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, एक डिक्लेरेशन दे दी, ठीक है? एक डिक्लेरेशन मैं यहाँ लिख रही हूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक डिक्लेरेशन दे दी, जिसमें ये बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, क्योंकि हमारी 9 दिसंबर 1946 को पहली कॉन्स्टिट्यूट जो असेंबली थी, वो हो चुकी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, जो था एक फ्रेमवर्क रेडी हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो भी रूल्स बना रही है, ठीक है? जो इसको नहीं फॉलो करना चाहता, जो इसको नहीं मानना चाहता, वो ये ना माने। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन दी थी। तो हुआ क्या, फिर उसी दिन 3 जून 1947 को जब इनकी डिक्लेरेशन आई, तो सेम डे, इसी दिन, ठीक है? इसी दिन फिर लॉर्ड माउंटबेटन इसने क्या किया, लॉर्ड माउंटबेटन ने एक जो कि वाइसरॉय था, उन्होंने एक पार्टीशन प्लान दिया, ठीक है? इसने क्या दिया, पार्टीशन प्लान दिया, और इस पार्टीशन प्लान को जो था वो मुस्लिम प्लस जो हिंदूज़ थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? एक्सेप्टेड बाय, ये जो पार्टीशन प्लान था, अब ये बोल सकते हैं एक्सेप्टेड बाय हिंदूज़ एज़ वेल एज़ मुस्लिम, ठीक है? दोनों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। देन आफ्टर दैट इसके जो अब ये तो एक छोटी-सी कहानी थी जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ एक्ट की 1947 की थी। अब ये एक्ट आया, ठीक है? अब ये पार्टीशन जो थी जो मुस्लिम थी, उन्होंने बोला कि हमें अलग पार्टीशन चाहिए, और लॉर्ड माउंटबेटन जो था उसने एक पार्टीशन प्लान दे दिया था। अब हम बात करते हैं कि इस एक्ट के तहत कौन-कौन से फीचर्स रहे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत कौन-कौन से फीचर्स रहे, ठीक है? तो ये इसके फीचर्स हैं। अब मैं फीचर्स डिस्कस कर रही हूँ। फीचर्स इसमें ये रहा कि इसमें जो ब्रिटिश रूल है, वो ब्रिटिश रूल बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है? उनका एंड कर दिया जाएगा। कब? आप सबको पता है 15 अगस्त 1947 को, ठीक है जी? कि जो भारत है वो एक इंडिपेंडेंट और सॉवर्जिन स्टेट, इंडिया जो है वो अब इंडिपेंडेंट और सॉवर्जिन स्टेट है। उसके अलावा जो थी मुस्लिम लीग थी, अब जो था हमारी कंट्री की पार्टीशन हो चुकी थी, तो हमारे पास अब 2 इंडिपेंडेंट डोमिनोज जो थी वो बन के आ गई थी, ठीक है? तो वो कौन-सी थी? पहली थी इंडिया और दूसरी कौन-सी? पाकिस्तान, ठीक है? 2 इंडिपेंडेंट बॉडीज़ बन गई थी। देन आफ्टर दैट क्या हुआ कि इसमें एक और चीज़ एक्ट के अंदर की गई, जो वॉइसरॉय था, उसको उसकी जो पोस्ट थी उसको अबॉलिश कर दिया गया, वॉइसरॉय, ठीक है? तो वॉइसरॉय की जो पोज़ीशन थी उसको अबॉलिश कर दिया गया, और उसको अबॉलिश करके उन्होंने क्या किया, एक डिसाइड किया कि यहाँ पे अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, ठीक है? सॉरी, गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल की पोस्ट थी।
तो गवर्नर जनरल होगी वो जो है इट विल बी जो ब्रिटिश किंग है वो उसकी एडवाइस ऑफ टू डोमी जो ये थी इंडिया और पाकिस्तान, उनकी एडवाइस पे जो था वो गवर्नर जनरल को डिक्लेयर करेगा, ठीक है? जो नई पोस्ट आई थी वो आई थी गवर्नर जनरल। पर जो दोनों थी हमारी कंट्रीज़ वो इंडिया चाहता था कि जो गवर्नर जनरल हो वो भारत का हो और जो पाकिस्तान चाहता था वो मुस्लिम हो। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर जो ब्रिटिशर्स ने वो बोला था कि आप अपनी अपनी स्टेट का अलग से जो है वो गवर्नर जनरल बना सकते हो। ठीक है? तो जो भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है जी? और नेक्स्ट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी? तो आपने पहले ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है इन दोनों के नाम, ये आपका होमवर्क है, ये आपने इन दोनों का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसके अलावा क्या किया गया? इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको बोला गया कि आप अपने-अपने हिसाब से जो है वो रूल्स बना सकते हैं। अब जो गवर्नर जनरल है, वो आप अपनी-अपनी कंट्री का अलग-अलग जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो अबॉलिश कर दिया गया वो स्टेट ऑफ सेक्रेटरी जो पोज़ीशन थी, वाइसरॉय भी अबॉलिश कर दिया गया था और स्टेट ऑफ सेक्रेटरी को भी अबॉलिश कर दिया गया। तो एट लास्ट 15 अगस्त 1847 को जो ब्रिटिशर्स था उनका राज खत्म हो गया और इंडिया पाकिस्तान को थी पूरी फुल फ्रीडम मिल गई थी। ठीक है? तो हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे, ठीक है? फर्स्ट पीएम, तो वो कौन थे? हमारे फर्स्ट पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जी? बाकी जो थी वो हम बाद में अब एमसीक्यू से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इसका फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। हू फर्स्ट एमसीक्यू इज़ हू डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड बी एंडेड बाय, ठीक है, 20 फ़ेब 1947। तो इस एक्ट के तहत ब्रिटिश रूल जो है वो खत्म होगा 20 फरवरी 1947। तो किसने ये डिक्लेयर किया था? ऑप्शन 1 क्लेमेंट एटली, दूसरा लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा महात्मा गांधी एंड फोर्थ इज जवाहरलाल नेहरू। तो उसका राइट ऑप्शन हमें अभी डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड क्लेमेंट एटली। तो ये कौन था? ये ब्रिटिश पीएम था उस टाइम का, ठीक है? उसने डिक्लेयर किया था। जो लॉर्ड माउंटबेटन था, ये आपको मैं बता देती हूँ, ये हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल था ऑफ इंडिया का, ठीक है? और जो जवाहरलाल नेहरू है, ये हमारे फर्स्ट पीएम थे, ठीक है जी? इसके साथ नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हेन माउंटबेटन प्लान केम इनटू एक्जिस्टेंस। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। 3 जून 1947, 30th जून 1948, 9 दिसंबर 1946 या 30th दिसंबर 1947। तो हमने अभी डिस्कस किया था ये कब आया था? 3 जून 1947। Next MCQ is which one of the following was not the feature of Indian Independence Act 1947? ऑप्शंस देख लेते हैं। It ended the British rule in India, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इसने नॉट द फीचर बोला है तो हमें उस पर फोकस करना है। डिक्लेयर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट फ्रॉम 15 अगस्त 1947, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इट प्रोवाइडेड फॉर द वन नेशन बायकॉट पार्टीशन ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ नहीं बोला गया था कि कोई जो एक नेशन है वो बायकॉट कर रहा है, ये स्टेटमेंट नहीं दी गई थी। इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से थर्ड वन इज अ राइट आंसर, थर्ड वन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, which act gave power to the Constituent Assembly of two dominions to frame and adopt any constitution and pay repeal any act of British India? ठीक है जी, इसको इरेज कर देते। हाँ जी। तो किस एक्ट के तहत जो पावर दी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि वो 2 जो डोमिनियंस है उसको फ्रेम कर सकती है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अपील जो है वो अडॉप्ट कर सकती है और किसी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट को रिपील भी कर सकती है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडिया ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड वन इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, थर्ड इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड फोर्थ वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो ये किसके तहत के अंदर बोला गया था? इंडिया इंडिपेंडेंसी एक्ट 1947, तो सेकंड इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 अबॉलिश ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एस्टैब्लिश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर आपको याद हो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1935 पे, ठीक है? तो ये आपका जो है एस्टैब्लिश आरबीआई है 1935, ये इसका जो है वो नॉट ट्रू है, तो इसको
गलत मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल ठीक है, जो हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल था, वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो इससे ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन। ठीक है, यहाँ पे गलती से प्रेसिडेंट नहीं आना, यहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर लिख लीजिए, यहाँ पे दो स्टेटमेंट ऐसे गलत हो जाएंगे, ये प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर है। तो हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया थे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इससे जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो नॉट ट्रू वो हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फर्स्ट कैबिनेट। ठीक है, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया इंडिपेंडेंस जो हुई थी 1947। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे फर्स्ट पीएम थे। ठीक है जी। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल, वो हमारे होम मिनिस्टर थे। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका नाम आपने देखा होगा, ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। उसके बाद जो कलाम अब्दुल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। बी आर अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे। ठीक है। तो जो डिफेंस के थे, सरदार बलदेव सिंह, ये डिफेंस के थे। राजकुमार अमृत कौर, ये हेल्थ की थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दी है। बाकी एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज नॉट करेक्ट, ठीक है, अबाउट द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947। देख लेते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू पीएम, ये बिल्कुल करेक्ट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, अबुल कलाम आजाद वो एजुकेशन मिनिस्टर है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड वन। फोर्थ इज बी आर अम्बेडकर फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये गलत है, ये वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, वो कौन से थे? हमारे लॉ मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर। ठीक है जी, बी आर अम्बेडकर। ठीक है जी। नेक्स्ट इसी के साथ हमारी जो ये सीरीज है, जो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। प्लीज किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए उसके लिए बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आई रिकमेंड यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड वॉच फर्स्ट 3 वीडियोस, देन आफ्टर दैट आप अपनी जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करिए। ठीक है, किसी भी चीज का बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। प्लीज़ ये वीडियो उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो घर बैठ के एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।